हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के ही चैप्टर 3 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी की बात किए बिना ये टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ अधूरा है। हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। ठीक है, देखो सारे कपल्स जो होते हैं वो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी को अपनी जनरेशन जो है आगे बढ़ाना। लेकिन कई बार क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया। वो नेचुरली ये चाहते हैं कि स्पर्म और ओवम जो है वो आपस में फर्टिलाइज हो, जाइगोट बने, एम्ब्रियो बने और बेबी जो है उसका डेवलपमेंट हो यूट्रस में, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं। स्पर्म और ओवम जो है उनकी मीटिंग नहीं हो पाती। हो सकता है स्पर्म बन नहीं रहे, कभी कभी होता है मेल में स्पर्म्स नहीं बनते, कभी कभी फीमेल में ओवम नहीं बनते, कभी कभी फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म दोनों में बनते हैं लेकिन उनकी मीटिंग नहीं हो पाती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनके फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों का एक ही साथ में एक ही जगह पर आना जरूरी है। करेक्ट। कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जो जिनको हम कल बोलते हैं ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ डिजीज हो सकती हैं, उनकी वजह से कई बार क्या होता है, दिक्कतें आ जाती है। तो इवन इन सभी के कारण क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी एक कपल बेबी कंसीव करने में फेल रहता है। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को देखा जाए तो इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इट इज द inability of couple to produce baby even after unprotected intercourse. The reasons for the may be physical, कोई physical reason हो सकता है, congenital reasons हो सकते हैं, diseases हो सकती है, drugs लेना, drugs के कारण भी क्या होता है, sperm count जो होता है वो कम होते हैं। ठीक है, कुछ immunological factors हो सकते हैं और इवन कहीं कहीं psychological problems भी देखी जाती है। Problems of infertility मे बी मेल और फीमेल। हाँ, ये बात सही बात है, ठीक है ना। प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में से किसी में भी हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है, लोग सिर्फ फीमेल को दोष देते हैं कि इनके बेबी नहीं हो रहा, मतलब फीमेल में कहीं दिक्कत है। क्यों भैया, मेल में भी तो हो सकती है ना। तो मेल और फीमेल दोनों में से किसी भी एक में दिक्कत हो सकती है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक कैन हेल्प द डायग्नोस एंड ट्रीट द इनफर्टिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी है उसके ट्रीटमेंट की, तो जो कुछ इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं वहां जाकर के उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल हुआ तो वहां ट्रीटमेंट भी करवाया जा सकता है। ठीक है, इन केस देयर आर नो करेक्शंस पॉसिबल, अगर बाई चांस करेक्शन पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देन सम स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है ये उस कपल को बेबी कंसीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जिसको हम ART बोलते हैं शॉर्ट में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, क्या होती है वो टेक्निक्स, बात करते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART। देखो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, स्पर्म ये और ओवम दोनों को लेकर के उनको आपस में आर्टिफिशियली मिलाया जाता है, ठीक है ना, उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। अगर पॉसिबिलिटी है तो स्पर्म मेल पार्टनर से ही लिया जाता है और ओवम फीमेल पार्टनर से ही लिया जाता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो किसी डोनर से ले लिए जाते हैं, स्पर्म या ओवम या दोनों ही। ठीक है, ये करने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनाया जाता है, फिर उसको फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुछ मशीनरीज का यूज करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए और आगे की प्रोसेस बढ़े। देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में IVF बोलते हैं, या इसी का एक कॉमन नाम होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का ही एक टाइप है, एक मेथड है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, इसमें ये एक मेथड है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। In this method, ova from the wife or donor and the sperms from the husband and donor are collected and they are induced to form zygote। और उनको आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है एक ही जगह पर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ताकि वो जाइगोट बना ले। और कैसे किया जाता है, अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशंस इन द लैबोरेटरी में किया जाता है, स्टिमुलेटेड कंडीशंस में किया जाता है। दिस इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो
ट्रांसफर कर दिया जाएगा फीमेल के अंदर। इट इज 2 टाइप्स। अब एम्ब्रियो के ट्रांसफर की भी 2 टेक्निक्स है। एम्ब्रियो का जो ट्रांसफर होता है ना वो भी 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? ए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। It involves the transfer of zygote or early embryos within up to 8 blastomeres। अगर ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, वहां तक का अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक का जो एम्ब्रियो है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल की, और फिर वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आता है और यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन क्या करें अगर वो 8 सेल्स से ज्यादा सेल्स का हो गया तो? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करेंगे, तब हम IUT कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूट्रस। क्या होता है? अगर बाई चांस 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का अगर एम्ब्रियो है तो उसको डायरेक्टली कहां ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस में। इसीलिए इसका नाम देखो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है। The babies thus produced from this method are known as test tube babies। और ऐसे बेबीज जो होते हैं जो इस मेथड से बनाए जाते हैं या इस मेथड से जन्म लेते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। करेक्ट? एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, fertilization within the female can also be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। कई बार क्या होता है, देखो जब हम जाइगोट कहां बनाते हैं? टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं ना, तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर का टेस्ट ट्यूब में। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो फीमेल के अंदर हमने डायरेक्टली स्पर्म ही डाल दी, आर्टिफिशियली मेथड से डायरेक्टली स्पर्म डाल दी, और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहां होगी? फीमेल की बॉडी के अंदर होगी, है ना? कहां? वही फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो वहां फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर थोड़ी ना हो रहा है, वहां तो बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है? एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है? फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो इन विट्रो और इन विवो में फर्क पता चला? देखिए, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये दूसरा मेथड है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोल देते हैं। दैट इज गिफ्ट, GIFT। इसे याद रखिए, फीमेल को गिफ्ट दिया जा रहा है। किसका? ओवम का गिफ्ट देंगे। ठीक है? इन दिस मेथड द ट्रांसफर ऑफ गैमीट, जिसमें से मेनली क्या होता है? ओवम, फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube of the another female who is unable to produce ovum। मान लो एक फीमेल है, उसके अंदर सारी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो बेबी को कंसीव भी कर सकती है, लेकिन उसकी ओवरी से ओवम नहीं बन रहे। तो किसी डोनर फीमेल से क्या किया? ओवम लिया और उसको इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहां देखो इस जगह पर डोनर्स एग इस जगह पर डाल दिया। ठीक है? इसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे तो हमने बाहर से ओवम लिया डोनर से और डाल दिया। यहां से स्पर्म जाएंगे नेचुरली। मान लिया यहाँ मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्पर्म जाएंगे, और स्पर्म जाने के बाद क्या होगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो हमने क्या किया? बाहर से गैमिट, एग क्या है? एग सेल क्या है? गैमिट ही तो है। बाहर से गैमिट लेकर के उस फीमेल के अंदर डाल दिया। दैट्स सो इट इज कॉल्ड गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जो है गिफ्ट बोलते हैं उसको। ये किसके लिए किया जाता है? फ्रॉम इन दिस मेथड the transfer of gamete ovum from the donor into the fallopian tube of another female who is unable to produce ovum, but she can provide right conditions for fertilization। लेकिन क्या कर सकती है वो? फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशंस दे सकती है और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो भी करवा सकती है। बट क्या था? सिर्फ ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बाहर से गैमेट ले करके यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गिफ्ट। करेक्ट? नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI बोलते हैं जिसको, ICSI। देखो ये तब किया जाता है जब एक मेल या तो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हो, तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और अगर स्पर्म है भी तो बहुत वीक है, बहुत वीक है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ओवम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या बहुत कम है। तो क्या किया जाता है? जो हस्बैंड है या किसी भी डोनर से स्पर्म लेकर के उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट ओवम के अंदर। स्पर्म लिया मेल से और डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर दिया, छोटा सा इंजेक्शन होता है उसके थ्रू। देखो यहाँ पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये ओवम है या एग सेल है। ठीक है? और इसके अंदर एक पतली सी आपको निडल दिखाई दे रही होगी, ये इंजेक्शन निडल है, और यहाँ देखो एक स्पर्म है।
डायरेक्टली स्पर्म को क्या कर दिया, अंदर की तरफ इंजेक्ट कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद वही आगे वाले प्रोसेस कर देंगे। 8 ब्लास्टोमियर तक है तो फैलोपियन ट्यूब में, 8 से ज्यादा है तो यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। इट इज अ लैबोरेटरी procedure in which a single sperm from a male partner is injected directly into an egg from the female partner. Then the fertilized egg is implanted into the woman's uterus. Correct? Next देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम AI टेक्निक बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो इंसेमिनेशन क्या होता है आपको पता है? इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक मेल अपना सीमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर करता है। करेक्ट? वो तो नेचुरली हो गया, ठीक है ना, वो तो नेचुरली हो गया क्योंकि इसमें पेनिस हेल्प करता है। लेकिन आर्टिफिशियली अगर किसी डोनर का, ठीक है ना, आर्टिफिशियली किसी डोनर का सीमेन किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाए तो उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ये कुछ मशीनरीज की हेल्प से होता है, ये इंजेक्शन की हेल्प से होता है। देखो इंजेक्शन है और यहां से सीमेन डायरेक्टली कहां चला गया, फीमेल के यूट्रस में चला गया। इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग सीमेन या स्पर्म कह सकते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड से भी लिया जा सकता है ये, और हेल्दी डोनर से लिया जा सकता है। और वो कहां ट्रांसफर करेंगे, इनटू द वजाइना और द यूट्रस। करेक्ट? जिसको हम IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कह देते हैं, फॉर द रिसेप्टेंट फीमेल। In this technique is useful for the male partner having inability to inseminate female or has a low sperm count. ये तब किया जाता है जब एक मेल के अंदर स्पर्म काउंट बहुत लो है या फिर वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तब। करेक्ट? नेक्स्ट देखते हैं सैरोगेसी। सैरोगेसी टेक्निक क्या होती है? अगर एक फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस कर पा रही है, उसका हस्बैंड भी स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन उसके यूट्रस में इंप्लांटेशन में दिक्कत आ रही है, इंप्लांट नहीं हो पाता वहां पर एम्ब्रियो, तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। जब उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, बेबी कंसीव नहीं होगा। तो यहां क्या किया जाता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का स्पर्म और ओवम लेके उनको आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। फिर उस जाइगोट को या एम्ब्रियो को किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाए। वो सिर्फ उन दोनों का बेबी जो है वो 9 महीने तक अपने अंदर रखेगी और फिर जन्म देगी उसको, और फिर उस कपल को दे देगी कि ये लो आपका बच्चा। और उसके बदले में वो चार्ज करती है, ठीक है ना, उसके बदले में वो चार्ज करती है, पैसे लेती है। ये जो है इसको सैरोगेसी कहते हैं। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, एक मूवी शायद जो नाम याद आ रहा है, कृति सनन की है, मिमी नाम से, वो सैरोगेसी पर ही बेस्ड है। तो यहाँ क्या किया जाता है, देखो, हियर अ वुमन surrogate mother bears a child for a couple which unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry। यहाँ देखो, यहाँ मान लो ये मेल और फीमेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों का बेबी जो है वो एक ये फीमेल जो है इसके अंदर है और ये इसको जन्म देगी और फिर इन दोनों को दे देगी। The surrogate is impregnant either through the artificial insemination or through the implantation and embryo produced by in vitro fertilization। या क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उसको क्या किया जाता है, प्रेग्नेंट किया जा सकता है, या फिर सीधा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स वहां यूज में ली जा सकती है, डायरेक्टली एम्ब्रियो ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सैरोगेसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है ART के अंदर, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव या असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो होती है उनमें प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स ये है कि बहुत कम जगहों पर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इंडिया में या बाहर भी काफी कम जगहों पर है, प्लस ये बहुत महंगी है तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स द हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाहिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए इसके लिए, ठीक है। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन अ फ्यू सेंटर्स ओनली। इट हैज इमोशनल, रिलीजियस एंड द सोशल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। इमोशनली क्या होता है, रिलीजियस, हम बात करते हैं कि हमने डोनर से क्या किया, स्पर्म ले लिया, ओवम ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मन में रहता है नहीं ये तो मेरा ओवम नहीं है, ये तो मेरा स्पर्म नहीं है, तो बच्चा जो है वो तो कंप्लीटली मेरा नहीं हुआ, ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। सोशली अगर पता चलता है तो वो सोशली लोग जो होते हैं वो उनको टॉर्चर करते हैं कि ये क्या किया, ये क्यों किया, तो ये सारी चीजें भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। Legal adoption is the one of the best methods for the couples looking for the parenthood।
लीगल ऑप्शन है हमारी जो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट है वो बच्चा गोद लेने की अनुमति देती है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बेबीज होते हैं जिनको अगर प्रॉपरली पेरेंटहुड नहीं मिली तो शायद वो बहुत जल्दी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही देखा जाए तो गरीबी में या बहुत ही ऐसी कंडीशंस में वो लोग रहते हैं जहां पर उनका सरवाइव करना भी बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को अगर पेरेंटहुड मिल जाए और उन पेरेंट्स को क्या हो, अपना बच्चा मिल जाए, तो दोनों के लिए कितना फायदा हो जाएगा, है ना। तो जो एडॉप्शन है, लीगल एडॉप्शन, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है। लीगल एडॉप्शन इज द गुड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंजम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।